फ्रेंड्स, हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है, मनी सेंट अब्रॉड अंडर एलआरएस टचेस प्री कोविड लेवल्स इस सितंबर। तो एलआरएस क्या है? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। अब हम पहले इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं, ये क्या होती है। ये स्कीम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, जो कि 2004 में इंट्रोड्यूस की गई थी। इस स्कीम के अंदर जो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, माइनर्स को इंक्लूड करके, वो फ्रीली रेमिट कर सकते हैं $250,000 हर फाइनेंशियल ईयर में। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, किसी भी अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए बस 2,50,000 ये लिमिट है। इसके लिए कौन कौन से नहीं एलिजिबल हैं? तो कॉरपोरेशंस के लिए ये स्कीम अवेलेबल नहीं है, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, ट्रस्ट के लिए। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है, दो देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेमिटेंस अंडर एलआरएस। कितनी बार भी कर सकते हैं, बस इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब एक बार ये अमाउंट फुलफिल हो जाएगा तो उसके बाद आप और ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। दो देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेमिटेंसेज अंडर एलआरएस, वंस अ रेमिटेंस इज मेड फॉर एन अमाउंट अप टू $250,000 during the financial year, a resident individual would not be eligible to make any further remittances under this scheme। तो एक बार ये कोटा आपका पूरा हो गया, फिर आप नहीं कर सकते। अब हम इस न्यूज़ में पढ़ते हैं क्या है ये। इस न्यूज़ में ये लिखा गया है कि रेमिटेंस बहुत ज़्यादा हाई हैं इस बार। रेमिटेंसेज अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम रिटर्न टू प्री कोविड लेवल्स इन सितंबर, रिवर्सिंग द ट्रेंड ऑफ प्रीवियस मंथ ड्यूरिंग विच आउटवर्ड रेमिटेंसेज बाय रेसिडेंट इंडियंस वर सीवियरली इम्पैक्टेड बाय लॉकडाउन इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो इस बार आउटवर्ड रेमिटेंसेज बाय रेसिडेंट इंडियंस हिट द 7 मंथ हाई है $1.65 बिलियन इन सितंबर। तो पहली न्यूज़ तो ये थी। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ इस पेज पर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम यहाँ पे ईस्ट एशिया समिट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर न्यूज़ देखेंगे। तो ईस्ट एशिया समिट क्या है? ईस्ट एशिया समिट 2005 में स्टैब्लिश की गई थी। 18 रीजनल लीडर्स का ये ग्रुप है कि किस पे फोकस होता है इनका? मेन पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस फेसिंग द इंडो पैसिफिक रीजन। तो मेन इनके इंडो पैसिफिक पर ही है। ये फॉर्म हुआ था 1971 में। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट था ये। फर्स्ट समिट इसकी कुआलालंपुर मलेशिया में हुई थी। तो वहाँ पर कुआलालंपुर डिक्लेरेशन हुआ था। उस डिक्लेरेशन में बोला गया था, ईस्ट एशिया समिट इज़ एन ओपन फोरम फॉर डायलॉग ऑन स्ट्रैटेजिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज इन ऑर्डर टू प्रमोट पीस, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड रीजनल इंटीग्रेशन इन ईस्ट एशिया। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और ईएस में टोटल 18 मेंबर्स हैं। तो 10 तो आसियान वाले मेंबर्स हैं, वो हैं ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। और इसके अलावा आपको आरसीपी के 6 मेंबर्स पता होंगे, तो उनको और ऐड कर लीजिए। उसके अलावा रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये 8 मेंबर्स हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फिर रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स। तो टोटल 18 मेंबर्स हैं। जो ईएस मेंबरशिप है वो रिप्रेजेंट करती है 54 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन और 58% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। तो 54% वर्ल्ड पॉपुलेशन और 58% ग्लोबल जीडीपी को करती है। अब ईएस कौन चेयर करता है? तो ये आसियान सेंटर्ड फोरम है। तो जैसे आसियान की मीटिंग्स में चेयर होता है, वैसे इसमें भी चेयर होता है। द चेयर ऑफ आसियान इज ऑल्सो द चेयर ऑफ द ईएएस। द रोल ऑफ द आसियान चेयर रोटेट्स एनुअली बिटवीन द 10 आसियान मेंबर स्टेट्स। जैसे इस बार अभी आसियान समिट हुई थी तो इंडिया ने को चेयर भी किया था, वैसे मेनली तो वियतनाम ने चेयर किया था। तो ऐसा भी होता है, को चेयर भी हो जाता है। तो इस बार हमारी तरफ से जब ईस्ट एशिया समिट होगी तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर विल सैटरडे रिप्रेजेंट इंडिया एट द 15th ईस्ट एशिया समिट। ये 15th ईस्ट एशिया समिट लास्ट ईयर जब हुई थी बैंकॉक, थाईलैंड में, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिप्रेजेंट किया था। द वर्चुअल समिट मीटिंग विल चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम। तो चेयर जो अभी आसियान में मैंने आपको 2 दिन पहले पढ़ाया था, आसियान समिट को चेयर किया था वियतनाम ने, तो वो इसको भी चेयर करते हैं। तो यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम चेयर करेंगे। ईस्ट एशिया समिट एक प्रीमियर लीडर्स लेड फोरम है फॉर डिस्कशन ऑन इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक इश्यूज इन द इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक में मेनली फोकस करते हैं। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ये न्यूज़ मैंने आपको बता दी। 18 मेंबर्स ईएस की, 54% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन और 58% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को देखते हैं। अभी हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अभी WHO ने ये बोला था कि वो अपना ग्लोबल सेंटर ट्रेडिशनल मेडिसिन अब इंडिया में बनाएगा। हु हैज़ चोजन इंडिया टू स्टैब्लिश इट्स ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड नाउ वर्क विल बी डन इन दिस डायरेक्शन फॉर द वर्ड फ्रॉम इंडिया। तो अब प्राइम मिनिस्टर का क्या क्या कहना है आयुर्वेदा के ऊपर। Being the premium Ayurvedic institute of the country, now you and all of you have the responsibility to prepare courses on par with the international scientific standards। तो प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि हम ऐसे कोर्सेज बनाएं जो कि इंटरनेशनल साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स को मैच करते हों आयुर्वेदा के अंदर। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने फोकस किया, हम आयुर्वेदा फिजिक्स बना सकते हैं, आयुर्वेदा केमिस्ट्री बना सकते हैं,
He stressed on the need to bring the knowledge of Ayurveda out of books, scriptures and home remedies and develop this ancient knowledge as per modern needs. तो प्राइम मिनिस्टर का कहना था जो भी हमें आयुर्वेदा की नॉलेज है उनको मॉडर्न नीड्स के हिसाब से हमें यूज़ करना चाहिए। आयुर्वेदा एक इंडिया के हेरिटेज है जो कि ह्यूमैनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। और प्राइम मिनिस्टर ने भी बताया कि आयुर्वेदा कितना धीरे धीरे अपनी इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है, जैसे कि अब नेशनल पॉलिसी ऑफ ब्राज़ील में एक आयुर्वेदा भी इंक्लूड है। इंडो यूएस रिलेशंस, इंडो जर्मन रिलेशंस, कोऑपरेशन आयुष से भी रिलेटेड है। एंड इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन इज इंक्रीजिंग कॉन्टीन्यूसली। तो अभी WHO के डायरेक्टर ने भी प्रेज्ड इंडियाज़ कमिटमेंट टू द एविडेंस बेस्ड प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन टू अचीव हेल्थ रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। तो जो हमारा कमिटमेंट है ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, तो WHO के डायरेक्टर ने भी प्रेज किया था इंडिया को। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। QRSAM ये क्या है? In an important step towards its induction, the indigenously developed Quick Reaction Surface-to-Air missile achieved a direct hit onto a pilotless target aircraft at medium range and altitude in a test conducted by DRDO. तो DRDO ने एक टेस्ट किया था क्विक रिएक्शन सरफेस एयर टू एयर मिसाइल, तो इसने डायरेक्ट हिट किया एक पायलटलेस टारगेट को, तो फिर हम सक्सेसफुल हो गए। अब QRSAM होती क्या है? तो ये होती है एक एयर मिसाइल सिस्टम प्राइमरली डिजाइन टू शील्ड मूविंग आर्मर्ड कॉलम्स ऑफ द आर्मी फ्रॉम एनिमी एरियल अटैक्स। तो जो आर्मी के व्हीकल्स होते हैं उनको कोई अटैक ना करे उसके लिए होता है, और इसकी रेंज होती है 25 to 30 किलोमीटर। तो आर्मी को मेनली एरियल अटैक से बचाती है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अब आर्टिकल ये यहाँ पर बिरसा मुंडा के बारे में आया था, तो हम पढ़ लेते हैं कि बिरसा मुंडा मेनली क्या थे। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था। मुंडा ट्राइब से थे ये। इनको धरती अब्बा भी बोलते थे और द अर्थ फादर। इन्होंने एक रिबेलियन किया था जिसको बोलते हैं उलगुलन रिवॉल्ट, ये इस बार की प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन था। और द मुंडा रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज फ्यूडल स्टेट सिस्टम। तो ब्रिटिश का जो फ्यूडल स्टेट सिस्टम है उसके अगेंस्ट इन्होंने एक रिवोल्ट किया था, उलगुलन रिवॉल्ट या तो मुंडा रिबेलियन। इन्होंने मासस को अवेक किया था और रिवोल्ट के सीड्स बोए थे कि वो अपने लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट रिवोल्ट करे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करे। इन्होंने मासस को ऑर्गेनाइज किया था कि वो अपना इंटरेस्ट मनी लेंडर को देना बंद कर दे, ब्रिटिश को टैक्सेस देना बंद कर दे, और इससे वो चाहते थे कि विक्टोरियन रूल का एंड हो और इस्टेब्लिशमेंट हो मुंडा रूल का झारखंड का। तो इससे क्या हुआ था? बाय दिस ही हैड अ रिवोल्ट टू ब्रिंग एन एंड टू विक्टोरियन रूल एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुंडा रूल इन झारखंड। तो झारखंड में इन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था। इन्होंने 2 मिलिट्री यूनिट्स बनाई थी, एक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए, दूसरी आर्म्ड स्ट्रगल के लिए और एक प्रोपेगेंडा के लिए। इन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स से कंबाइन किया और फिर सारे विलेजेस में ट्रैवल करते थे। पॉलिटिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी इन्होंने एक बिल्ड की। इनका स्ट्रगल एक्सप्लॉयटेशन और डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, जो भी ट्राइबल्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था उससे इन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया कि एक एक्ट पास हुआ, छोटा नगर टेनेसी एक्ट 1908, जिन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया पासिंग ऑफ लैंड फ्रॉम द ट्राइबल पीपल थ्रू द नॉन ट्राइबल, कि कोई भी ट्राइबल पीपल का लैंड नॉन ट्राइबल के लिए पास नहीं होगा। ये छोटा नगर टेनेसी एक्ट में हुआ था और ये इन्हीं की स्ट्रगल की वजह से हुआ था। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आर्टिकल है अ कैलिब्रेटेड पैकेज। तो अभी जो थर्ड पैकेज अनाउंस हुआ आत्मनिर्भर पैकेज का, उसी के बारे में बात की गई है। द थर्ड पैकेज कन्फर्म सम पैटर्न इन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स फिस्कल रिस्पॉन्स टू द पैंडेमिक। तो ऑथर का कहना है कि कुछ फिस्कल रिस्पॉन्स जो ऑथर ने लिए हैं, जो गवर्नमेंट ने लिए, उससे कुछ रिलेटेड है। पहला है कि जो स्पेंडिंग गवर्नमेंट के द्वारा वो कैलिब्रेटेड है, जैसे कि मनरेगा बजट में देखा गया कि मनरेगा बजट में तो एक्सटेंशन किया गया, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो फ्री ग्रेन्स वाला था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसको नहीं बढ़ाया गया। तो इससे ये पता चल रहा है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कैलिब्रेटेड है। फर्स्ट, द स्पेंडिंग इज कैलिब्रेटेड एज सीन इन द कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ द मनरेगा बजट विच रिसीव्ड इट्स सेकंड एक्सटेंशन गिवन दैट 3/4 ऑफ द अर्लियर एक्सपेंडेड बजट हैड बीन यूज्ड अप बाय द अक्टूबर। उसके बाद ऑन द अदर एंड द फ्री ग्रीन्स प्रोग्राम वॉज नॉट एक्सटेंडेड बियॉन्ड नवंबर एज द इकोनॉमी इज नाउ मोर और लेस फुली ओपन एंड द रिस्क ऑफ एब्जेक्ट हंगर इज लोअर। तो पहली बात ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी में है, पहली बात कैलिब्रेटेड पॉलिसी है। दूसरी, सेकेंड, द मेजर्स आर डिजाइन टू मैक्सिमाइज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल स्पेंडिंग लाइक द वेरियस क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम्स। जो गवर्नमेंट चाहती है वो जितनी फिस्कल स्पेंडिंग करे उससे ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट करने के लिए क्या कर सकती गवर्नमेंट? डायरेक्ट कैश ना दे, जबकि क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम्स के थ्रू कैश दे लोगों को, लाइक द वेरियस क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम्स वेयर द फ्लोज ट्रिगर्ड बाय द गारंटी आर सेवरल टाइम्स द पोटेंशियल फिस्कल कॉस्ट। तो जो भी फिस्कल कॉस्ट गवर्नमेंट खर्च कर रही है उससे ज़्यादा हमको उसका इफेक्ट दिखे। द इन्हेंसमेंट ऑफ द लोन थ्रेशोल्ड ऑफ द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये मैंने आपको कल पढ़ाई थी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, उसका एनहेंसमेंट बड़ा है फॉर स्ट्रेस सेक्टर्स लाइक टूरिज्म इन द पैकेज शुड हेल्प। तो ऑथर ने बोला ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी, अगर ये पहले कर दिया जाता तो और भी ज़्यादा हेल्प करती।
Third, the selection of some schemes and rejection of others hint at leakage deterrence being important for the government. जैसे गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स को सेलेक्ट किया कि आगे बढ़ाना है, कुछ को नहीं बढ़ाना है, तो इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि किसी का भी लीकेज हो, मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि लीकेज ना हो, तो लीकेज को डिटर करने के लिए वो ऐसा कर रही है. फॉर एग्जाम्पल आप अर्बन पॉवर्टी ऑफ जॉबलेसनेस का एग्जाम्पल ले लो. जो मनरेगा में है उसमें तो गवर्नमेंट ने पैसे और दिए हैं, तो लेकिन अर्बन एरियाज़ में भी तो लॉकडाउन का इफेक्ट हुआ ना, जबकि सिटीज़ में तो ज़्यादा हार्शर लॉकडाउन था. लेकिन अगर गवर्नमेंट इधर पैसे देती तो गवर्नमेंट का ऐसा मानना था कि लीकेज डिटरेंस हो जाता. ये ऑथर का ऐसा मानना था कि बहुत ज़्यादा लीकेज हो जाता, तो लीकेज को डिटर करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा पैसे नहीं दिए गए. तो इसके लिए क्या किया गया, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अवेयर नहीं थी इस प्रॉब्लम के लिए, गवर्नमेंट अवेयर थी. However, there are no schemes that can target the urban jobless and poor without significant leakage or selection errors. लेकिन ऑथर का ये मानना है कि कोई ऐसी स्कीम्स ही नहीं है पर्टिकुलर जो अर्बन जॉबलेस को टारगेट करे और पुअर को टारगेट करे और उसमें लीकेज भी ना हो. तो लीकेज तो होता ही है अर्बन में, तो कैसे उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ऑथर ने बाहर के भी एग्जाम्पल्स दिए हैं. जैसे डेवलप्ड वर्ल्ड में पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें भी सिमिलर चैलेंज होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लीकेज होता है, लेकिन तब भी वहाँ की गवर्नमेंट्स इसके साथ गए क्योंकि परहैप्स एक यही था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक पेन उसको कम किया जा सके, इसलिए उन्होंने पे चेक प्रोटेक्शन स्कीम्स दी, पर हमारी गवर्नमेंट ने नहीं दी. अनश्योर ऑफ वेदर इन अर्बन मनरेगा कुड बी इम्प्लीमेंटेड क्लीनली एंड इवन इफ सो व्हाट इट्स इम्पैक्ट वुड बी ऑन द रूरल अर्बन माइग्रेशन. द इंडियन government has chosen to target this problem indirectly through a sharp increase in the budget for urban affordable housing. तो अर्बन को टारगेट करने के लिए क्या किया, अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग में बजट में बढ़ा दिया. उसके बाद और क्या किया गया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 10 और सेक्टर्स के लिए बढ़ा दी गई है और इसका बहुत ज़्यादा फायदा भी दिखता है. Even as one awaits the details of schemes for the new sectors to see how incentives to forms are balanced with longer term benefits. इसके अलावा क्या ये टोटल 1,20,000 करोड़ का स्टिमुलस हो गया थर्ड पैकेज में, जो कि ऑफ विच 40% इज टू क्लियर द लॉन्ग स्टैंडिंग एरियाज ऑफ फर्टिलाइजर कंपनीज. तो ये जो टोटल हुआ है स्टिमुलस, इसमें से 40% तो फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए निकाल दो. द क्यूमुलेटिव फिजिकल इंटरवेंशन इज नाउ 2.2% ऑफ द GDP. तो अब टोटल फिजिकल इंसेंटिव हम 2.2% ऑफ द GDP के लिए मान लेते हैं, close to the 3% of the GDP of stimulus that was considered necessarily earlier in the year. जब लॉकडाउन लगा था तो ऐसे एस्टिमेट्स लगाए गए थे कि 3% ऑफ द GDP ऑफ स्टिमुलस चाहिए, तो कम से कम 2.2% तो हो ही गया. तो अब ऑथर पूछ रहा है इज इट सफिशिएंट, तो ऑथर का कहना नहीं है सफिशिएंट तो नहीं है, पर हाँ कहीं ना कहीं तो ये मदद करेगा ही लोगों की. तो ऑथर का ये भी कहना है कि सेंटर के रेवेन्यू भी कम हुए, लेकिन अब धीरे धीरे रेवेन्यू बढ़ रहे हैं. Even if one assumes a significant shortfall in disinvestment proceeds, non-tax revenues, अगर disinvestment proceeds की वजह से पैसे नहीं आए और non-tax revenue की वजह से पैसे ना हो, but the central government should be able to grow spending by 7% this year. लेकिन central government की spending 7% से grow होगी, implying an acceleration from the 1% decline in expenditure in the first half. However, like most organizations, state and central governments are unlikely to be able to devise new schemes to spend this money with just 4 months to go. लेकिन अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से उनके पास न्यू वेज ही नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ 4 महीने हैं, उसके बाद तो मार्च आ जाएगी, मार्च तक तो फिर वन ऑफ फंड सारा लैप्स हो जाता है. वी बिलीव 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजायरेबल वंस ब्यूरोक्रेट्स आर कन्विंस्ड दैट द ग्रोथ इन टैक्स रिसीट्स इज नॉट टेम्पररी. तो अब इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है. फर्स्ट रिकैलिब्रेशन ऑफ बोरिंग नीड्स दिस ईयर, जो कि अभी की गई है, मतलब जो बोरिंग नीड्स है उनको उनके रिकैलिब्रेशन किया जाए. दूसरा जो भी ओवर ड्यू पेमेंट्स है उसे ख़त्म किया जाए, जैसे कि फर्टिलाइज़र में किया गया. फर्टिलाइज़र के एरियाज इस डायरेक्शन में एक स्टेप है, तो इससे ही स्टिमुलस हो जाएगा इकॉनमी को प्रोवाइड, और नेक्स्ट ईयर जो भी बजट हो उसमें ज़्यादा स्टिमुलस दे. अब क्या क्या कर सकते हैं, तो जैसे गवर्नमेंट ने लीकेज डिस्टेंस को ध्यान दिया तो ये अच्छी बात है, but it is equally important that nominal GDP growth picks up strongly to create governmental debt sustainable, create space for government spending on defense. तो अब हमारी GDP ग्रोथ बढ़ेगी तभी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा होगा कि वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग खर्च कर सके डिफेंस, एजुकेशन और हेल्थ पे, एंड परहैप्स एज इम्पॉर्टेंटली टू एब्जॉर्ब द लार्ज बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस दैट कैन ओनली बी ब्रॉट डाउन विद स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक डिमांड. तो ये आर्टिकल मेनली इसी पर था कि आत्मनिर्भर पैकेज तो थर्ड में अनाउंस किया गया है. उसमें पहला पॉइंट गवर्नमेंट ने ध्यान दिया कि कैलिब्रेटेड टाइटनिंग होनी चाहिए. दूसरा पॉइंट ये ध्यान दिया कि लीकेज डिटरेंस नहीं होनी चाहिए, और ऐसे तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए फंड्स कि उसका ज़्यादा लार्जर इम्पैक्ट हो, जैसे कि थ्रू द क्रेडिट्स. अर्बन के लिए क्या किया, अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग कर दी, PLI स्कीम बढ़ा दी, ये एक्चुअली 2.2% ऑफ द GDP का पैकेज हो गया. फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ दे दी. तो ये सारे स्टेप्स लें. अभी नेक्स्ट आर्टिकल है द रोड्स नॉट टेकन. तो ये इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर है कि इंडिया और पाकिस्तान कैसे अपना स्ट्रैटेजिक एरिया यूज़ कर सकता है ट्रेड के लिए.
फर्स्ट जैसे ऑथर ने एक आर्टिकल बताया कि डॉन में एक आर्टिकल आया था, उसमें ये लिखा हुआ था, ये स्टेट किया गया था, फर्स्ट पाकिस्तान मस्ट स्टॉप हार्बरिंग अ मैसिव इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स, कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट आर्मी है, पर वो हमेशा अपनी उसकी एक मैंटेलिटी है कि दे ऑलवेज वरी अबाउट सर्वाइवल, रादर वी शुड बी अ ट्रेडिंग नेशन दैट टेक्स एडवांटेज ऑफ इट्स जोग्राफिक लोकेशन फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो इसमें ये कहना है कि पाकिस्तान को अपना ट्रेडिंग नेशन का एडवांटेज लेना चाहिए, अपनी जोग्राफिकल लोकेशन का एडवांटेज लेना चाहिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए। ऑथर का मेनली यहाँ पर ये कहना है कि पाकिस्तान अपनी चीज़ों को यूज़ नहीं कर पा रहा है, इकोनॉमिक जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए यूज़ नहीं कर पा रहा है। फाइटिंग वॉर्स विद इंडिया, पाकिस्तान इज फॉरगॉटन टू लुक एट इटसेल्फ एज अ स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड स्टेट नॉट फॉर फाइटिंग वॉर्स बट फॉर कंडक्टिंग ट्रेड, कि पाकिस्तान अपने आप को यूज़ कर सकता है ट्रेड कंडक्ट करने के लिए। सच इज द हॉस्टाइल एनवायरनमेंट इन द रीजन दैट दिस एडवांटेज हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू डिसएडवांटेज, जो पाकिस्तान का एडवांटेज है डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो गया है। इंडिया ने एक वॉल बना दी है पाकिस्तान को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम इटसेल्फ, एंड पाकिस्तान इज करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ वायर फेंसिंग इट्स लॉन्ग वेस्टर्न बॉर्डर, और पाकिस्तान अपना जो लॉन्ग वेस्टर्न बॉर्डर है विद अफगानिस्तान और ईरान जो कि डूरन लाइन है उसको वायर फेंस कर रहे हैं। तो जब आप वॉल्स बना देते हो इंस्टेड ऑफ रोड्स, तो आप इकोनॉमिकली प्रोग्रेस नहीं करते हो, आप बस वॉर्स के बारे में ही सोचते रहते हो, और इससे क्या होता है आप अनरियलिस्टिक मिलिट्री बजट्स डालते हो, जो पैसे आपको एजुकेशन और हेल्थ में करने चाहिए वो आप मिलिट्री में खर्च कर देते हो। The military paradigm has been made permanent by the acquisition of nuclear weapons and competition with India. तो इंडिया जितने न्यूक्लियर वेपन्स लेता है उतने पाकिस्तान भी लेता है, तो उनको जो अपना पैसा हेल्थ और एजुकेशन में खर्च करना चाहिए वो सब मिलिट्री में खर्च कर रहे हैं। बट पाकिस्तान विल सून बिकम अ ट्रेड आर्टरी फॉर चाइना, पर पाकिस्तान ट्रेड आर्टरी बनेगा चाइना के लिए, जो कि चाइना बना रहा है वहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। Its status as a connection between China and the Gulf economies is quite clear, but the lateral function of this road in the East India and the West Afghanistan is not clear. Although India trades with Afghanistan and Central Asia and would like to use Pakistan's territory to make this more viable, China, India's largest trading partner, 94 billion both ways, has to use the roundabout route through Southeast Asia to transport its goods. Yet Pakistan is on the verge of changing its identity from a war-fighting nation to a trading one. But if it continues to view India with fear, the new identity of a trading nation with a prosperous will not be achieved. Pakistan and India have missed many opportunities to become normal neighbors. Unlike India's praiseworthy option of trading with China, which it considered a rival, Pakistan never traded with India, which led to much smuggling that benefited no one in Pakistan. तो ऑथर का कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी नॉर्मल नेबर्स बनने के लिए। जो चाइना है वो भी इंडिया का राइवल ही है, लेकिन उनके बीच में बहुत अच्छा ट्रेड होता है। पाकिस्तान ने कभी इंडिया के साथ ट्रेड करने की कोशिश ही नहीं की, और इसके कारण क्या होती है, चीज़ें स्मगल होती है। जब चीज़ें स्मगल होती है तो पाकिस्तान को भी इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। रिसेंटली पुलवामा इंसिडेंट के बाद तो और भी बॉर्डर ट्रेड रुक गया, दैट कॉज इससे बहुत ज़्यादा हार्डशिप हुई पाकिस्तान पॉपुलेशन को, जो कि सिंध में है। क्लियरली इंडिया एंड पाकिस्तान एज न्यूक्लियर पावर्स मस्ट ऑप्ट फॉर नॉर्मलाइजेशन थ्रू ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स टू मेक साउथ एशिया प्रॉस्परस रीजन। तो ऑथर का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान जो कि न्यूक्लियर पावर्स हैं उनको नॉर्मलाइजेशन की तरफ ऑप्ट करना चाहिए ताकि साउथ एशिया एक प्रॉस्परस रीजन बन पाए। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ब्रू माइग्रेंट्स के ऊपर, तो ब्रू माइग्रेंट्स हम जान लेते हैं कि ये कौन से ग्रुप होते हैं। ब्रू और रियांग इज़ अ कम्युनिटी इंडिजीनियस टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ब्रू और रियांग एक कम्युनिटी है जो कि इंडिजीनियस है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। ये मेनली त्रिपुरा, मिजोरम, असम में रहते हैं। इनको त्रिपुरा में रिकॉग्नाइज किया जाता है पीबीटीजी की तरह, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो आप याद रखिएगा इनको त्रिपुरा में रिकॉग्नाइज किया जाता है। In Mizoram, they have been targeted by groups that do not consider them indigenous to the state. तो मिजोरम में इन्हें टारगेट किया गया था क्योंकि वो इन्हें अपना इंडिजिनियस नहीं मानते थे स्टेट का, और इसी कारण क्लैशेस की वजह से इनको वहाँ से भागकर त्रिपुरा जाना पड़ा। तो अब त्रिपुरा में इन्हें सेटल करने की बात कर रहे हैं ये जो मिजोरम से त्रिपुरा आ गए हैं। तो एज त्रिपुरा प्रिपेयर्स टू रीसेटल ब्रू माइग्रेंट्स फ्रॉम मिजोरम, एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी हैज सॉट इमीडिएट एश्योरेंस ऑफ शेड्यूल ट्राइब। तो अब उनकी जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है उनका कहना है कि इनको एसटी स्टेटस यहाँ पे भी दिया जाए और परमानेंट रेसिडेंस के सर्टिफिकेट दिए जाएँ। तो एक ये न्यूज़ थी। अब ये न्यूज़ है कि यूएस एंड क्लाइमेट आफ्टर ट्रम्प। तो अब जो बाइडन आए तो उन्होंने बोला वो पेरिस एग्रीमेंट ज्वाइन करेंगे। अब पेरिस एग्रीमेंट क्या है? The 2015 Paris Agreement seeks to keep the rise in global temperatures to within 2 degrees Celsius compared to pre-industrial levels, a target that can't possibly achieve without the active participation of the United States. The US still is the second largest emitter of greenhouse gases in the world after China. तो 2015 का पेरिस एग्रीमेंट था, उसने सीख किया था कि ग्लोबल टेम्परेचर को विदिन 2 डिग्री सेल्सियस रखा जाए प्री इंडस्ट्रियल टाइम से कंपेयर करते करते, ठीक है। लेकिन ये टारगेट अचीव नहीं हो सकता बिना यूएस के, क्योंकि यूएस सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का।
तो जो यूएस था बराक ओबामा के अंडर, उसने प्रॉमिस किया था कि वो अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन 26 से 26% तक कम करेगा बाई 2030, जो भी उनका बेस लेवल है 2005 का। लेकिन यूएस एमिशंस पीक पर थे अराउंड 2005, जहाँ पर 7 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिट हो रहा था। लेकिन कोई टारगेटेड रिडक्शन हुआ नहीं। उसके बाद फिर ट्रंप ने भी बोल दिया था कि वो बाहर आ रहे हैं, तो उससे एमिशंस कुछ कम हुए नहीं, और 2018 में एमिशन 6.6 बिलियन है, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा है। अब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में ये बोला था यूएस वुड हैव हैड टू रिड्यूस इट्स एमिशन बाय एटलीस्ट 1.5 बिलियन टन्स इन द नेक्स्ट 1 डेकेड, कि यूएस अपना एमिशन 1.5 बिलियन टन्स नेक्स्ट डेकेड में कम करेगा। लेकिन ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, और वैसे भी यूएस तो वहाँ से बाहर ही आ गया पेरिस एग्रीमेंट से। दे सीरियसली अंडरमाइंस द एबिलिटी ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे क्रूशियल क्या है, यहाँ पे क्रूशियल ये है कि यूएस बहुत इंपॉर्टेंट था मोबिलाइज कराने के लिए क्लाइमेट फंड्स के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्राइवेट कॉरपोरेशंस हैं, जो कि की हो सकती थी अचीव करने के लिए 2 डिग्री टारगेट, यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ से ले सकते थे, जो इनकी प्राइवेट कॉरपोरेशन है। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, सम एस्टिमेट्स पुट दीज फिगर्स एट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू क्लाइमेट फाइनेंस। अब क्या हो सकता है, यूएस ने बहुत पिवटल रोल प्ले किया था पेरिस एग्रीमेंट के फाइनलाइजेशन के लिए, एज इट डिड नॉट लाइक द क्योटो प्रोटोकॉल। पर यूएस का क्योटो प्रोटोकॉल नहीं अच्छा लगा था, द प्रीवियस इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट, एंड इट नेवर बिकम पार्ट ऑफ इट। तो यूएस कभी क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट भी नहीं था। इवन द पेरिस एग्रीमेंट वॉज वेरी डेलिकेटली बैलेंस्ड। पेरिस एग्रीमेंट बहुत डेलिकेटली बैलेंस था, लेकिन कुछ इशूज थे वो सेटल नहीं हुए थे। द यूएस डिसीजन कमिंग एज दे डिड व्हेन पेरिस एग्रीमेंट वॉज बेयरली मैनेजिंग टू स्टैंड ऑन इट्स ओन। तो यहाँ पे ऑथर का कहना है कि पेरिस एग्रीमेंट अपने आप पर खड़ा भी नहीं हो पाया था, उससे पहले ही यूएस ने इसे विड्रॉ कर लिया था। द बिगेस्ट डैमेज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिड टू द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज वाज टू रिमूव द ट्रस्ट बिटवीन मेजर इकोनॉमीज। जो बिगेस्ट डैमेज किया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इससे बाहर आके, जो मेजर इकोनॉमीज जो साथ में आई थी क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए, उनका ट्रस्ट तोड़ दिया बाहर आके। The Paris Agreement had carefully created the conditions for slowly rebuilding trust and was resting on foundations that needed strengthening. Paris Agreement उस समय उस दौर पे खड़ा था जहाँ पे इसको स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत थी, पर ट्रंप ने इसको और वीक कर दिया। इसमें और भी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे है कि अब क्या ज्वाइन कर तो रहे हैं जो बाइडेन, तो इससे क्या होगा। तो यहाँ पे ऑथर का कहना है कि इंडिया जो है और भी जो इकॉनमीज़ है वो बहुत आगे निकल चुकी हैं रिन्यूएबल एनर्जी के रेस में क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए, तो फिर यूएसए नीड टू कैच अप। For example, in India, solar electricity is already the cheapest electricity in the market when the sun is shining. And going by the prices discovered in recent tenders, it seems that the price of round-the-clock renewable electricity will be competitive with the price of electricity in coal in about 2 years. तो जो renewable electricity का प्राइस है और जो कोल का प्राइस है वो 2 साल में कॉम्पीट करेगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स को नीड टू क्विकली कैच अप एंड डेमोस्ट्रेट इट्स क्लाइमेट लीडरशिप थ्रू एक्शन एंड नॉट जस्ट थ्रू वर्ड। तो अपने एक्शन से दिखाए, ना कि सब बोल के कि हमने पेरिस एग्रीमेंट ज्वाइन कर लिया। तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। डी लिंकिंग है वैक्सीन फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑर्डर। तो माना जाता था ये जो रोटा वायरस की वैक्सीन है उससे एक इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो जाता है जिसको बोलते हैं इंटरसेप्शन। तो अब ये इस आर्टिकल में बताया गया कि इंडिया में लेकिन इसके केसेस नहीं मिले, तो इंडिया में नहीं देखा गया कि रोटा वायरस की वैक्सीन से इंटरसेप्शन हो जाता है। तो रोटा वायरस एक मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीवियर डायरियल डिजीज़ होती है। जो डायरिया की डिजीज़ होती है वो रोटा वायरस से ही होती है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ के अकॉर्डिंग डायरिया रिलेटेड डिजीजेज अकाउंट्स फॉर मोर देन 1 in 10 अंडर 5 डेथ। 10 में से एक डेथ इसकी वजह से होती है। रोटा वायरस अकाउंट्स फॉर 37% ऑफ डायरिया रिलेटेड डेथ्स एंड 5% ऑफ ऑल डेथ्स इन अंडर 5 चिल्ड्रन ग्लोबली। तो जो 37% डायरिया रिलेटेड डेथ्स होती हैं वो रोटा वायरस की वजह से होती हैं। इंडिया में रोटा वायरस रोटोवैक जो इसकी वैक्सीन है रोटा वायरस की, वो किसने डेवलप की है? वो भारत बायोटेक ने डेवलप की इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो भारत बायोटेक और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने फिर इसको लाइसेंस दिया था ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। फिर इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। रोटावैक एक ओरल लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है जो कि नेचुरली अकरिंग स्ट्रेन ऑफ रोटा वायरस कंडक्ट करती है। इसमें 3 डोज दिए जाते हैं, 6, 10 और 14 वीक्स पे। इंटरसेप्शन एक इंटेस्टाइन का डिसऑर्डर जिसमें स्लाइडिंग ऑफ वन पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इनटू अनदर हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन पाया गया इस वैक्सीन से रिलेटेड, जैसे कि 300 में से एक बच्चे को वियतनाम में हो जाती है, 1 in 2000 इन द यूएस विदाउट अ कॉज। कोई कॉज भी नहीं होता, पर ये नॉर्मली ऐसा होता है। In adults, there is usually a reason like a tumor or other intestinal condition. Interception is considered a common surgical emergency in children, sometimes involving obstruction of the intestine, which can be fatal if not treated. अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो फेटल भी हो सकती है। प्रीवियस स्टडीज़ ने देखा कि जो रोटा वायरस वैक्सीन है उससे रिस्क ऑफ इंटरसेप्शन बढ़ जाता है, ऐसा रिसर्च ने नोट किया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मैक्सिको, सिंगापुर, यूएस सबसे स्टडी की गई और ये माना गया कि इंटरसेप्शन
जो है वो 2.6 से 8.4 बढ़ जाता है अगर रोटारेक्स वैक्सीनेशन दी जाती है। Studies from Australia and the US showed that Rotatak vaccination was associated with an increase in the risk of interception by factor of 2.6 to 9 in the 21 days after vaccination। तो सारी कंट्रीज में ऐसा पाया जा रहा है कि इस वैक्सीन की वजह से इंटरसेप्शन होता है। पर इंडिया की फाइंडिंग से क्या पता चला है? From April 2016 through June 2019, 970 infants with interception were enrolled and 589 infants who were 28 to 365 days of age included in the case series analysis. The relative incidence of interception after the first dose was 0.83 in the first 7 days। जो relative incidence था interception का वो सिर्फ 0.83 था पहले 7 दिनों में और 0.35 था नेक्स्ट 14 डेज में। सिमिलर रिजल्ट सेकेंड और थर्ड डोजेस के बाद भी मिले। The results of our post-market active surveillance study, which studied children vaccinated after the vaccine was introduced into the national immunization program, provide evidence that there was no adverse safety signal associated with this vaccine in the Indian population। तो जो हमने सर्विलांस किया नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बाद, तो उससे हमें एविडेंस मिले कि कोई भी एडवर्स सेफ्टी सिग्नल नहीं मिले हैं इंडियन पॉपुलेशन में। तो ये जो वैक्सीन से रिलेटेड इंटरसेप्शन हो रहा है बाकी कंट्रीज़ में, हमारे यहाँ ये उतना कॉमन नहीं है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।